ये बहुत ही, वैसे तो इसमें सीबीएसई के अंदर काफ़ी टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस टॉपिक से, क्योंकि गाउस लॉ जो आपका बहुत ही मेजर टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल उसके बावजूद भी हमें आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल से अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब आ भी सकता है। तो बच्चे को इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पढ़ना ही पड़ता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण टॉर्क कैसे निकलता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है। 2-4 टॉपिक है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो हमें समझने होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फिर हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ की फिर तो एप्लीकेशंस है, जिसमें से 2 एप्लीकेशन हमें करनी है, वो हम पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या। तो मैं आपको बताऊं कि 2 चार्ज आप ले लीजिए यहाँ पे, एक तो ले लीजिए प्लस का, इसको मैं सबसे पहले माइनस का ले रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं मेरी इच्छा है इसलिए ले रहा हूँ, और यहाँ पर ये प्लस का मैंने ले लिया। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, यानी इसका भी चार्ज क्यू ही है और इसका भी चार्ज क्यू ही है, बट दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट है। मतलब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, यानी अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर रिप्रेजेंट एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, या मान लेते हैं, मान लिया कि ये कितनी डिस्टेंस है, 2d डिस्टेंस से सेपरेटेड है। कितनी डिस्टेंस, 2d मतलब यहाँ पे इसका आधा आधा करे तो d इधर रह जाए, d इधर रह जाए, इसलिए 2d लिखा है ऑलरेडी, क्योंकि बाद में मुझे आधा ही करना है इसको, इसलिए मैं पहले ही क्या लेके चल रहा हूँ, 2d। मैं चाहूँ तो d भी ले सकता हूँ, तो फिर मेरे को d/2 हो जाएगा, कैलकुलेशन में लफड़ा पड़ेगा, इसलिए क्या लेके चल रहे हैं, 2d, ताकि d कर सके। बात समझ में आ रही, इसलिए दोनों के बीच में मान लिया कि डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन कितना है, 2d है, जो कि बहुत ही स्मॉल है। अब ऐसा मान के चलो 2d ऐसा है जैसे 1 सेंटीमीटर का गैप है दोनों के बीच। 1 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब दोनों चार्ज यही खत्म हो गए, इसके बीच में इतना सा गैप है। इस तरीके से आप इसको समझ लो कि 2 चार्ज है, एक मेरा ये अंगूठा वाला चार्जर, एक ये उंगली वाला चार्जर, इसके बीच में जो डिस्टेंस दिख रही है आपको छोटी सी, ये इनके बीच का सेपरेशन, यानी ये बहुत छोटी डिस्टेंस है 2d। बात समझ में आ रही। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे डिफाइन करें, आप मेरे साथ बोलो, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस which is same in magnitude and opposite in direction separated by a small distance, then the pair is known as electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। देखो हिंदी में इसका नाम बहुत जोरदार है, इंग्लिश मीडियम में होने के कारण ये नहीं है कि हमें मातृभाषा भूल जाए, तो हमें ध्यान होना चाहिए। डाइपोल को द्विध्रुव कहते हैं, डाई मतलब द्वि, पोल यानी ध्रुव, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, ये साथ में चलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आप हर तरह के बच्चे को पढ़ा भी सकें और समझा भी सकें। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफाइन लिखने की जरूरत है मुझे, मेरे हिसाब से नहीं है, फिर भी चलो लिखना चाहो टाइम वेस्ट होगा। एक ऐसा पेयर है जिसमें 2 चार्ज लिया आपने, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम, अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस 2d, देन वी कैन से दिस पेयर इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल की यहाँ पे यूनिट की बात कर लें। अच्छा, पहले एक बार डाइपोल के एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं, यूनिट और फॉर्मूला बाद में निकालेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो देखिए आपके जनरल लाइफ में कुछ एग्जाम्पल हैं, आप समझ सकते हैं इसको बहुत आसानी से। जैसे मैंने एक एसिड लिया HCl, HCl में क्या है कि एक तो है हाइड्रोजन एटम और एक है आयन है, हाइड्रोजन का क्या है, आयन है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस पर, और Cl माइनस, यानी क्लोरीन का ये कुछ है यहाँ पे माइनस। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, +q, पॉजिटिव 1 ही है। Cl पे चार्ज कितना है, -q, +q का मतलब कितना है, +e, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन। अब H+ का मतलब क्या है, एक प्रोटॉन ही है। अब इसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। उस इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया है, तो अब इसके अंदर क्या बचा है, सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचा है। अब निकाला तभी तो प्लस आया है, नहीं निकाला होता तो मैं क्या लिखता, H लिखता ना भाई, निकाल दिया आपने तो क्या लिख दिया, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, इसका मतलब इसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन के बराबर, और एक प्रोटॉन को किसके बराबर लिख सकते हैं बेटा, +ही। अच्छा, Cl के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है, तो एक्स्ट्रा कौन है, एक इलेक्ट्रॉन ही। ऐसा तो 17 इलेक्ट्रॉन है वो तो, लेकिन 17 प्रोटॉन से क्या हो रहा है, न्यूट्रल,
तो एक्स्ट्रा कौन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे है प्लस ई चार्ज, इस पे क्या है माइनस ई चार्ज। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कुछ डिस्टेंस तो होगी, कितनी, लगभग 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। एंगस्ट्रॉम आपने 11th क्लास में पढ़ा, एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस अपन इनके बीच में मान के चल रहे हैं, यानी बहुत कम डिस्टेंस है। एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत कम डिस्टेंस है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। HCl क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब इनके बारे में आप पढ़ने लगते हैं, आप CO2 के बारे में पढ़ते हैं, आप O2 के बारे में पढ़ते हैं, आप H2 के बारे में पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि इन सबके जो डाइपोल मोमेंट होते हैं वो क्या आते हैं, जीरो आ जाते हैं। CO2 का भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए C की कितनी होती है +4, डबल बॉन्ड लगा दूं तो केमिस्ट्री वाइज सी हो जाएगा। या केमिस्ट्री नहीं चल रही है, या डबल बॉन्ड से कोई लेनदेन नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलो समझ लेते हैं, इस तरीके से होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। उसके बावजूद इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। देखो प्लस चार्ज और -2 हो रहा है, चार्ज तो बराबर सेपरेटेड भी है, बट उसके बावजूद यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों, तो इसका जो रीजन है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो CO2 इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तब उस समय हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर H और Cl कैसा मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है और इसका डाइपोल मोमेंट होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। दूसरा, तो ये एक एग्जाम्पल तो आपको ध्यान पड़ ही गया कि ये नहीं होता है। अब ये कन्फ्यूजन है यहाँ पर, अपन को ऐसे तोड़ने पे तो पता चल रहा है क्या है कि डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, ध्यान रखना। तो CO2 कोई डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। अब यहाँ पे बात करें, एक और एग्जाम्पल ले लो, KOH, इसमें प्लस और माइनस डाइपोल बना रहा है। तीसरा H2O, H2O को मैं कुछ इस तरीके से ले लूँ, O को यहाँ ले लेते हैं और 2 H यहाँ ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन की जो डबल बॉन्ड है वो भी फुलफिल हो रहा है। इस पर -2 चार्ज होगा और इस पर +1 और इस पर भी +1, तो -2 और +1 +2, यानी देखो -2 और +2 चार्ज है और सेपरेटेड भी है। और ये H2O क्या शो करेगा, अपना एक डाइपोल मूवमेंट शो यहाँ पर करता है, इसलिए H2 एग्जाम्पल है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। साथ ही देखो NH3, कुछ एग्जाम्पल है, केमिस्ट्री यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे केमिस्ट्री में यही पूछेगा डायरेक्ट कि कितना डाइपोल मोमेंट होता है। वो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू तो अपन बाद में निकालना सीख जाएंगे, वो लास्ट में कितने वो इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं उतना ही गुना हो जाता है, वो जो भी है मुझे भी नहीं पता। अपन यहाँ से देखें कि डाइपोल क्यों है वो समझे हम। तो ये 3H, हर H पे कितना चार्ज, +1 +1 +1, और इस पे कितना -3, तो ये भी अपना एक डाइपोल मोमेंट शो करेगा। तो ये कुछ हमारे सामने एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक डाइपोल के। अब हम पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट। तो देखो डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल p से, स्मॉल p। तो यदि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को हम बताना चाहें तो स्मॉल p बराबर मैं लिख सकता हूँ Q और ये 2D। Q और 2D का जो प्रोडक्ट होता है, Q कौन सा, दोनों में से कोई सा ही चार्ज ले लो। आपकी मर्जी है -Q लेना, -Q ले लो। आपकी मर्जी है +Q लेना, +Q ले लो। मैं कहता हूँ माइनस प्लस पे क्यों जाते हो, सिर्फ Q ले लो, सिर्फ क्या ले लो, Q। तो इधर चार्ज कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों के बीच में जितना भी सेपरेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल गया, डाइपोल मोमेंट। तो हम कैसे डिफाइन करें, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज मतलब कोई सा भी ले लो, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यूनिट लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है भाई, आइदर चार्ज और सेपरेशन का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 2D, P बराबर Q इंटू 2D। यूनिट बहुत ही आसान, कूलाम, चार्ज की यूनिट कूलाम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। अब यहाँ 2D है तो 2 मीटर मत कर देना, 2 यहाँ पे यू ही लिखा है, 2D अपना आप नहीं किया है, एक डिस्टेंस है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि Q कूलाम 2D यानी मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर तेरी यूनिट किसकी, तू इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की।
तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल p से। फॉर्मूला क्या है? p बराबर q इंटू 2d। यूनिट क्या है? कूलाम इंटू मीटर। डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, कूलाम को बदल दे एम्पियर और टाइम में, मीटर मीटर ही रहेगा, लिमिट डायमेंशन आ जाएगी यहाँ पे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपका होमवर्क निकालो और करो। तो ये आ जाएगा L1 A1 सॉरी T1 पहले लिख दें, L1 T1 A1। तो इस तरीके से डबल ब्रैकेट में आप बड़े ब्रैकेट के अंदर इसकी डायमेंशन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बताओ। वेक्टर का नाम आते तो क्या पूछता है? क्या आपने फॉर्मूले बताया, डायरेक्शन तो बताया ही नहीं। तो डायरेक्शन बताया ही नहीं तो बता देते। तो इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। किधर डायरेक्शन, किधर? माइनस से प्लस की तरफ। ऐसा क्यों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है ना, उसका अपोजिट है। आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है? प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? प्लस से माइनस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन का माइनस से प्लस, अपोजिट होता है, याद रख लो, ट्रिक है। माइनस से प्लस। आपको यहां बोलेगा डायरेक्शन बताओ तो माइनस से प्लस। ये बता दो पी वेक्टर क्या है? ये पी वेक्टर, पी वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी। कोई पूछे कि क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है? यस होता है। किधर होती है डायरेक्शन? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है। माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होती है। तो अब यहां लिख दें कि पी वेक्टर बराबर क्या होगा? सॉरी ये क्या लगा दिया कि पी वेक्टर बराबर क्या होगा? तो क्यू इंटू 2d वेक्टर। इस 2d को ही क्या मान लेते हैं? एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लेते हैं या पोजीशन वेक्टर मान ले। तो ये 2d यानी जिधर 2d जा रही है उधर ही क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी। कोई प्रॉब्लम? ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, 2d को सिंपल स्केलर क्वांटिटी मानना चाहते हो तो एन कैप ले लो। एन कैप किधर? इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर उधर की तरफ। या कुछ और भी कह सकते हो, आर वेक्टर ले सकते हो, जो मर्जी है वैसे कर सकते हो। तो वैसे नॉर्मली इसमें 2d वेक्टर ही बता रखा है। तो p वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? माइनस से प्लस की तरफ होता है। याद रहे। तो अभी तक हमने 2-3 चीजें सीखी है। डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? तो दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जो ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, उधर की तरफ ही आपका नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज है इनवर्ड होगी। डाइपोल मोमेंट की बात करें तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव से कहाँ होगा? नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। ये डाइपोल मोमेंट खत्म। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ एप्लीकेशन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं इसको शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। यानी देखिए एक जो मल्टी चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि दो चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल खुद क्या है? दो चार्ज का एक पेयर है, और दो चार्ज के एक पेयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है, तो वही हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो एक ही चीज है, अलग कुछ भी नहीं है, दो चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को अलग अलग कंडीशन में फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है एक्सियल लाइन एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब हो गया कि आप अक्षीय रेखा पर कितना विद्युत क्षेत्र है, अक्षीय रेखा पर। तो अक्षीय रेखा होती क्या, एक्सियल लाइन होती क्या, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक डाइपोल बना दीजिए, माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इनको मिलाने वाली रेखा ये रही, और इनके बीच की डिस्टेंस कितना 2d, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 2d है। यहाँ पे मैंने एक बीच में एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट कहलाएगा O। ये O पॉइंट मिड पॉइंट है डाइपोल का। साथ ही यहाँ से मैं कहूँ कि एक एक्सिस जा रही है इस तरीके से, नीचे भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं। तो आप समझिए तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, जिसमें बीचों बीच का पॉइंट को क्या नाम देते हैं, ओरिजिन।
तो ओ यहाँ पे एक ओरिजिन है या फिर मिड पॉइंट है डाइपोल का। ओरिजिन से ये जो लाइन गई है इसको अपन कह सकते हैं -x + x। तो ये जो लाइन है आपकी, यही लाइन क्या कहलाती है? एक्सियल लाइन कहलाती है या फिर अक्षीय रेखा कहलाती है। साथ ही ये जो वाई एक्सिस वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन जो इससे होके जा रही है, वो ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। तो हमारे पास करना क्या है कि क्वेश्चन ये है कि एक्सियल लाइन पे कोई एक ऐसा पॉइंट ले लीजिए आप, यहाँ पर जैसे कोई पॉइंट P, या फिर यहाँ पर ले लीजिए कोई पॉइंट P, किधर भी ले लो आपकी इच्छा, इधर ले लो इधर ले लो, लेकिन होना कहाँ चाहिए? एक्सियल लाइन को। ऐसे नहीं यहाँ ले लो, वो एक्सियल लाइन नहीं है, वो तो बीच में होगी, वाई पे भी नहीं है ना एक्स पे है, बीच में कहीं प्लेन में है, तो वो अलग चीज है। वहां पे पूछेगा तो अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पर अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट ऐसी जगह है, कहाँ है? एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन मतलब इधर हो सकता है, इस एक्सिस पे कहीं पे भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? पॉइंट भी यहाँ बीच में भी हो सकता है, इन डाइपोल के ऊपर हो सकता है तो एक्सियल लाइन पे। तो किसी भी पॉइंट को आप ले लीजिए एक्सियल लाइन पर, उस पर फील्ड कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि -q भी तो क्या करेगा? यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और ये +q चार्ज भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। इस -q का अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसी तरीके से इस प्लस चार्ज का भी क्या होगा? अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इस पॉइंट पे तो दोनों का ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यानी E1 मान ले के -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E2 मान ले के +q के कारण है, तो टोटल कितना होगा? तो हमको तो पता है E वेक्टर टोटल कितना, सुपरपोजिशन से E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो हमें चाहिए क्या? ओनली E1 और E2 की वैल्यू, और पटक देना, वहां पर आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल काम है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है यहाँ पे। तो हम चालू करते हैं एक्सियल लाइन के किस तरीके से निकालें। तो मैं दोबारा बना देता हूँ इक्वेटोरियल, इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है आपको। जब आप ये डेरिवेशन करेंगे तो आपको बहुत सिंपली एक डायग्राम बनाना है यहाँ पे, और स्टार्ट हो जाना है काम करना। तो देखिए मैं डाइपोल वापस से बना रहा हूँ आपके सामने, -q + q। देखो -q इधर ही लेना बेटा, क्या कि आपकी जो डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की और डाइपोल मूवमेंट की, आप उधर की तरफ बता सके, और इजीली बोर्ड के इधर नहीं बतानी पड़े, उधर पता नहीं पड़े। तो -q यहाँ ले लो, +q यहाँ ले लो। बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2d। ये पॉइंट O, ये एक्सियल लाइन, ये कौन सी लाइन? एक्सियल। अब इक्वेटोरियल से यहाँ क्या करना है? यहाँ तो किससे मतलब है? एक्सियल से, तो एक्सियल ही बनवा दी। और यहाँ ले लिया वो पॉइंट P, जो कि इससे कितनी डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। किससे? O से कितनी डिस्टेंस पे है? r पे। और आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है? d। ये 2d है ना भैया, तो ये कितनी होगी? d। और ये भी कितनी होगी? d। कोई प्रॉब्लम? तो अब इस पॉइंट की यदि हम डिस्टेंस देखना चाहे -q से कितनी है, तो बताओ यहां से लेके यहां तक कितनी? अब देखो तो यहां से ये तो r है, देखो यहां से तो ये r है, और ये कितनी है? d। तो टोटल कितनी होगी? r + d। गलत है? सही भाई। यहां से इसकी चार्ज -q से इसकी चार्ज डिस्टेंस कितनी है? r + d। अच्छा +q से बताओ, तो ये पूरी r है, यहां से लेके यहां तक कितनी है? r। और ये कितनी है? d। पूरी r में से तो d घटा दे, क्योंकि यहां से ही तो देखनी है। तो अपने पास यहां कितनी है? r-। कोई प्रॉब्लम? -q चार्ज r + d डिस्टेंस पर है पॉइंट P से। तो -q चार्ज के कारण मान लिया कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? माइनस है ना चार्ज। देखो डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ड। इनवर्ड, माइनस कहता है इनवर्ड, प्लस कहता है आउटवर्ड। इनवर्ड, ये कौन? E1। मान लिया E1 है, इनवर्ड है। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E1 है। किसके कारण? -q के। डायरेक्शन इधर क्यों है? इनवर्ड। माइनस है तो इनवर्ड, और प्लस है तो मान लिया कितना है? E2। कितना भाई? E2 चार्ज, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसके कारण? प्लस के कारण। किस पे? पॉइंट P। बताओ कौन बड़ा है? E1 बड़ा है, E2 बड़ा है? अब मेरे को बताओ पॉइंट P के पास में कौन सा चार्ज है? एक तो +q चार्ज है, एक माइनस। +q ज्यादा पास में या -q? भाई +q ही है, तो r कम, इसकी डिस्टेंस कम है ना P से। इस पॉइंट +q चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस कम है। हमको पता है E का फॉर्मूला क्या है? kq/r²। r कम E, उसके लिए r बहुत ज्यादा है, अरे डिस्टेंस -q की बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो E1 है वो क्या होगा? कम होगा। तो हमें पता पड़ गया E2 कितना है? E1 से बड़ा है। ये ध्यान पड़ गया हमें। और ये पता क्यों लगाना जरूरी हो गया? क्योंकि आप देखिए E2 और E1 की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। E2 और E1 की डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें ध्यान पड़ गया यहाँ पे कि -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है,
और प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, जिसमें E2 ज्यादा है E1 से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। शॉर्टकट बताऊं, बहुत ही सिंपल, तो टोटल फील्ड कितना होगा E2 माइनस, क्योंकि आप देख लो बेटा अपोजिट है दोनों की डायरेक्शन, तो ये यदि आप वेक्टर फॉर्मूले से भी करें तब भी वो यूनिट वेक्टर वापस अपोजिट होकर माइनस हो जाना है, या फिर आप मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले से करें तो थीटा 180 डिग्री। तो आप जब फॉर्मूला लगाएंगे नेट फील्ड का तो आप तो ये तो लिखेंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 180। cos 180 क्या होता है -1, और -1 होता है क्या हो जाएगा E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर। E2 माइनस E1 क्यों करना है, क्योंकि पता ही दिया मैंने पहले ही आपको कि E2 बड़ा है किससे E1 से, तो आपको E2 में से E1 घटाना है, यानी आपका टोटल फील्ड कितना आने वाला है इस तरफ आने वाला। तो ये तो था बड़े बड़े स्तर पे, इसको समझ लेना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इसको करे कैसे, प्रूफ भी तो निकालना है हमें, वो बातों से तो काम चलेगा नहीं, करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये मैं इसका आपको प्रूफ निकाल के बताता हूँ बहुत ही शॉर्टकट में। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्टकट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना है E1 है, आपने पहले ही पता लगा लिया। E1 की वैल्यू कितनी है के Q अपॉन डिस्टेंस, बताओ भाई माइनस क्यू है तो क्या यहाँ पे प्लस लिख देंगे क्या, माइनस लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया आपको माइनस प्लस कुछ नहीं लेना है, वेक्टर क्वांटिटी है तो ये माइनस तो लेना ही नहीं है, सिर्फ क्यू लिखना है। डिस्टेंस देख लो इससे इसकी, ये डिस्टेंस तो R प्लस डी का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। वेक्टर फॉर्म में करना चाहो तो वेक्टर लगा दो और यूनिट वेक्टर लगा दो, और नॉर्मली कर लो, इजी पड़ेगा। इक्वेशन 1। अच्छा देखिए यहाँ पे E2 कितना होगा, सिमिलरली लिख दो। सिमिलरली का मतलब क्या है कि अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, या लिख दें आप एट पॉइंट P। थोड़ी बहुत थ्योरी भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं कि लेट अ पेयर ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय 2D डिस्टेंस and charges same in magnitude and opposite in nature, that means we consider an electric dipole and we have to find out the electric field at a point P which is at the small r distance from the center of या from the midpoint of the dipole, is shown in figure, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। इस तरीके से आप लाइन डालना चाहे तो डाल दो, लेकिन उसका कोई नंबर नहीं होता है। CBSE में कोई नंबर नहीं है इस चीज का, तो अपन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट चालू करो यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, ये रहा। द इलेक्ट्रिक सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P क्या हो जाएगा E2 के Q अपॉन R माइनस डी का, माइनस डी क्यों करा, Q पॉइंट की इससे डिस्टेंस कितनी है माइनस डी है। अब अपन को पता है टोटल फील्ड, तो E टोटल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, और cos थीटा कितना है 180 डिग्री, दोनों अपोजिट है। cos 180 -1 कर कुरा के लास्ट में आना क्या है E2 माइनस E1। क्लियर है ये चीज। अरे भाई E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर आएगा, रूट के अंदर आएगा, इस होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा E2 माइनस E1। नहीं आपको ध्यान पड़ गया, E2 में से E1 को घटा दो, आपको क्या मिल जाना है E टोटल या E नेट मिल जाना है। डायरेक्शन अपन बाद में निकाल लेंगे, डायरेक्शन तो पता ही है वैसे भी E2 की तरफ ही है। अच्छा तो इसको सोल्व करें, E2 का है ये रहा इक्वेशन नंबर 2, और E1 का है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ बस रख के माइनस ही तो करना है, कर दे माइनस। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये डायग्राम मिटा सकते हैं अपन, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। चलो हटा देते हैं इसको, हालांकि वापस बनाना पड़ेगा अपन को, बोर्ड छोटा है, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखें तो E टोटल यानी E नेट कितना आ रहा है E2 माइनस E1 आ रहा है। E2 कितना है KQ अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस E1 कितना है KQ, वहाँ से देखते जाओ बच्चों, R प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ से KQ कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया R माइनस डी का होल स्क्वायर और R प्लस डी का होल स्क्वायर। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो A माइनस बी A प्लस बी क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना A माइनस बी इंटू A प्लस बी, फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो अलग है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या
कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और होल स्क्वायर बाहर था। अरे भाई इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, या फिर इसका होल स्क्वायर कर दूं, बात तो बराबर ही है। और इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं तो इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर तो आएगा, यानी आर माइनस डी और आर प्लस डी तो बन गया आर स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर पूरा ही बाहर चला गया। अब देखो आप बेटा ध्यान से, ये जब था यहाँ पर तो यहाँ ऊपर क्या आना था, अरे यार थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट कर दिया, आपको एलसीएम लेना ही नहीं आएगा, वापस वैसे ही रख दो। आर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर, आर माइनस डी से आर माइनस डी का स्क्वायर कट गया, क्या बचा, आर प्लस डी का होल स्क्वायर बचा, माइनस माइनस की जगह आर प्लस डी से आर प्लस डी कट गया, ये कट ऊपर आ गया आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब वो नीचे वाली बात यहाँ कर लो, के क्यू तो बाहर ही है, अंदर खोल दो, तो देखो नीचे तो क्या आ गया मेरे पास, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर देखो यहाँ से खोलेंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd माइनस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस बेटा, तो ये माइनस डी स्क्वायर माइनस 2rd, लेकिन बाहर माइनस बेटा, प्लस 2rd, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 2rd 4rd, और नीचे जो है तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो इस तरीके से आ गई, ई नेट बराबर के क्यू इंटू 4rd अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा इसको बेटा और इम्प्रोवाइज करके लिख सकते हैं अपन, कैसे इम्प्रोवाइज करें, देखो ये जो 4 है ना, इसको 2 इंटू 2 में आप तोड़ दीजिए, तो 2 इंटू 2 में जैसे तोड़ेंगे एक 2 बाहर आ गया, और मैंने लिखा ये k और q इंटू 2d, देखो 2 2 जा 4 हो गया, k की जगह q की जगह, यहाँ से 2 तोड़ के इधर भेज दिया, और एक 2 बचा उसको d के लगा दिया और r को बाहर निकाल दिया। ऐसा करने के पीछे एक रीजन रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, ये q इंटू 2d, और q इंटू 2d आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं। तो ये आ गया आपके पास आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा आगे देखो ई नेट, वेक्टर बाद में लगाएंगे, 2kp, p लिख सकता हूँ, अरे इसको p लिख सकता हूँ ना, चूंकि q इंटू 2d बराबर क्या होता है p, तो p और ये r अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की पावर 2, ये फॉर्मूला आ गया बेटा, ये फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। बट इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये तो है तब जब आपके जो डिस्टेंस r है नहीं है, मतलब आपने वो डाइपोल बनाया था, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था, अभी देखो अपन ने ये माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, मैंने बोला था वहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, ये पॉइंट P और ये पॉइंट O, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी थी, r थी, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 2d, ऐसे ही था ना बेटा, और ये एक्सियल लाइन पे पॉइंट था। तो यदि ये r लगभग बराबर ही है किसके, 2d के, तब तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जिसमें आपको डाइपोल मूवमेंट निकालने के सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, लेकिन उसमें जो डिस्टेंस दे रखी है r, वो दे रखी है जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10 सेंटीमीटर, एग्जांपल से बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, और 2d जो डिस्टेंस दे रखी है उनके बीच की, वो दे रखी है आपको जैसे 5 सेंटीमीटर, तो 5 और 10 में ज़्यादा अंतर थोड़ी है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, कैसा, 2kp r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन का होल स्क्वायर। बट आपको कह दे कि r बराबर तो है 100 सेंटीमीटर, यानी पूरा 1 मीटर, कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और d जो है आपकी 2d वो है 1 सेंटीमीटर, तो अब ये जो r है ये तो बहुत बड़ी है किससे, 2d से, और 2d यदि 1 सेंटीमीटर है तो d तो कितना हो गया, 1 का भी आधा, 0.5 सेंटीमीटर, सही बात है, और 0.5 सेंटीमीटर का भी ये क्या करवाना चाह रहे हैं आप, स्क्वायर, और उसका भी फिर, और 0.5 का स्क्वायर देखो 0.5 इंटू 0.5
0.25, 0.25 यानी और कम हो गया। भाई अपन देखें यहाँ पे तो ये तो वैल्यू बहुत कम है ना, तो इतनी बड़ी वैल्यू को 100 के स्क्वायर में से घटाओ, 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, और 10,000 में से 0.25 घटाओ, कोई मतलब ही नहीं है, वो उतना ही रहना है 10,000। यानी आर स्क्वायर में से डी स्क्वायर यदि हम घटाएं तो आर स्क्वायर के बराबर ही वैल्यू बचेगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि इफ आर इज वेरी ग्रेटर देन 2d, और ये केस किस में होता है, शॉर्ट डाइपोल के केस में होता है। शॉर्ट डाइपोल मतलब ऐसा डाइपोल जिसके बीच दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल होता है, और आप जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो वो पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे उसके कंपैरिजन में, यानी आर बहुत बड़ा है 2d से, उस केस में डी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्ट हियर। डी स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नेग्लेक्ट, लेकिन याद रखें डी स्क्वायर ही करना है, ये 2d मत कर देना, ये तो p बन गया, ये नहीं करना है, ओनली क्या करना बेटा आर डी स्क्वायर, क्योंकि इस कोई भी छोटी राशि जो होती है छोटी वैल्यू उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है, तो हम डी स्क्वायर को यहाँ हटा सकते हैं, क्योंकि इस डी स्क्वायर की वैल्यू के कारण इस आर स्क्वायर की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप जोड़ दो बोले या घटा दो, उतनी की उतनी रहनी है। ऐसा कहने का मतलब यह है कि एक समुद्र के अंदर एक बूंद डाल दी, क्या फर्क पड़ा, और एक समुद्र में एक लोटा पानी निकाल लिया, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं हुआ, उतना का उतना ही रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट, और जैसे ही नेग्लेक्ट हुआ आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, देखो इनेट 2kp, ये r, और नीचे देखो डी स्क्वायर 0 होती है, r का स्क्वायर का होल स्क्वायर, r की पावर 4, और ये 4 से r कट, तो अपने पास क्या बच गया क्यूब, तो हमारे पास आ गया 2kp अपॉन r क्यूब। ये आपका रिजल्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2kp अपॉन r क्यूब होता है। किसके लिए, एनसीईआरटी में बच्चे वो उस एग्जाम्पल को जब करते हैं डाइपोल मोमेंट के जो फील्ड निकालना चाहते हैं वो शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और वहां चूंकि 2d r 2d से बहुत बड़ा नहीं है इस कारण से अलग आंसर उन्हें मिलता है, और वो सोचते हैं कि ये गलत हो गया। गलत नहीं हुआ भैया, आपने देखा ही नहीं कि r और 2d में डिफरेंस कितना है, आपने तो r 2d दोनों एक ही सेम वैल्यू की दे रखी है और आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे, ये नहीं लगेगा, उस समय कौन सा लगेगा, ये लगेगा, ध्यान रखना। तो दोनों फॉर्मूलों को याद करना है, दोनों ही फॉर्मूला सही है अलग अलग कंडीशन पे। इज दैट क्लियर? अब अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की डायरेक्शन की, तो देखो डायरेक्शन कैसी होगी, तो यहां पे देखो बेटा ध्यान से, इस पॉइंट पे देख लो इस डायग्राम में, ई नेट किधर जा रहा है आपका, देखो E2 की तरफ डायरेक्शन किधर थी, उधर, और E1 की किधर थी, इधर। नेट फील्ड किधर आया था, E2 की तरफ, E2 माइनस E1 किया था हमने, क्योंकि E2 बड़ा था तो बड़े की तरफ ही E नेट आया था। तो मैं तो कह दूं कि E नेट किधर है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, और कौन होता है, ये डाइपोल मोमेंट भी तो होता है P वेक्टर। तो मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, जिधर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, यानी एक्सियल लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो किधर आ रहा है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में आ रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट भी उधर ही है जिधर डाइपोल मूवमेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ ई वेक्टर, इसको कर दूं एक्सियल, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है 2kp वेक्टर अपॉन, क्या ये गलत होगा, p वेक्टर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, p वेक्टर किधर है माइनस से प्लस की तरफ, और ई नेट भी किधर है E2 की तरफ, ई नेट E2 और ये p तीनों की डायरेक्शन एक ही है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं वेक्टर नोटेशन में, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से अपन करेंगे। एक इसका नेक्स्ट केस ये है इक्वेटोरियल लाइन पे, तो निकालते हैं आप। तो इसके आप तुरंत इस वीडियो को देख के नोट्स बना लें, नोट्स लिख लें मैं अपनी कॉपी में, और बार बार इसको करें तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो आप इसको भूल जाएंगे कि ये कैसे हुआ था। चलो अब अगला टॉपिक हमारा ये है कि एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल का डायग्राम बना देता हूं, यहाँ छोटा सा, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इस पॉइंट को नाम दे देते ए, इस पॉइंट को नाम दे देते बी। ए बी डाइपोल है, ए पॉइंट पे कितना चार्ज है माइनस क्यू, बी पॉइंट पे प्लस क्यू, बीच की डिस्टेंस कितनी है 2d है, और ये मिड पॉइंट है,
है ना, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी अब डी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी डी होगी। इस पॉइंट से एक एक्सियल लाइन तो इधर जाती है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस वाली, जिसको हम कह रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन। हमने माना कि एक पॉइंट पी यहाँ पर है जो कि इससे कितनी डिस्टेंस पे है अरे भाई इधर भी तो आपने यही माना था, पॉइंट ओ से पी पॉइंट की दूरी आर थी, किस पे था, एक्सियल लाइन पे था, अब किधर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। अब निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो ये देखो कि इससे दूरी कितनी, वहां पे भी चेक की थी ना, माइनस क्यू से कितनी डिस्टेंस थी, आर प्लस डी, और प्लस क्यू से कितनी थी, आर माइनस डी। यहां पर कितनी है ये, तो मान लिया, इसको थोड़ा सीधा बढ़ो, मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है, एल है, और ये भी कितनी है, एल। और देखो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों सेम क्यों ली मैंने, ये भी समझ लो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं, यहाँ पे सेम है, यानी ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी कैसा है, थीटा है। और दो एंगल सेम है, इसका मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी। ये कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में आइसोसेलेस, ऐसे ही कुछ कहते हैं, जो भी है। इस एल की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, तो ये दोनों सेम है भाई, ये ध्यान रखना। एल कितना, ये डिस्टेंस देखो आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये कोई सा भी एंगल होगा। अच्छा, इसके सामने वाला ये हाइपोटेनियस होगा, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, बेस। ये आर है और ये कितनी है, डी। तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स। ये डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये भी कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, डिस्टेंस पता चल गई तुरंत ही। अच्छा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बच्चों, माइनस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड, इसी की तरफ। तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे। इसको मान लिया हमने कितना है, E1 है, यानी पी पॉइंट पर माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, जिसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे, माइनस क्यू की तरफ। और प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड। मान लिया ये कितना है, E2 है, कितना है, बहुत सिंपल माना, माइनस क्यू के कारण पहले भी E1 माना था, प्लस क्यू के कारण पहले भी E2 माना था, पर डायरेक्शन बदल गई, क्योंकि अब ये कौन सी लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो माइनस क्यू के कारण E1 नीचे की तरफ, प्लस क्यू के कारण E2 उधर की तरफ। तो अब यहाँ पर ये तो सेम डायरेक्शन में नहीं है E1 E2। तो अब यहाँ पर जो अपन ने फॉर्मूला लगाया, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा 180 डिग्री लेके जो किया, वो यहाँ पे फेल हो गया। यहाँ पे इस तरीके से अब ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो ये यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हमको इसको करना पड़ेगा। यदि ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है तो बेटा हम कंपोनेंट लेके इस जो भी ये प्रॉब्लम है हमारी, इसको सॉल्व करते हैं। तो कंपोनेंट कैसे लेंगे, तो आप देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींची कि इसके पैरेलल हो जैसे, बिल्कुल एकदम पैरेलल, और ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा, ऐसा कर सकते। ये कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा तो वो भी थीटा, और ये थीटा वो भी थीटा, और ये भी कितना, ये वाला, ये भी थीटा। ये कौन सा एंगल, अल्टरनेटिंग एंगल, देख लो आप, जेड बन रहा है, यानी एक लाइन खींचने से दोनों एंगल मिल गए, वो भी थीटा ये भी थीटा। वो क्यों थीटा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग, और ये क्यों थीटा, क्योंकि थीटा थीटा, अल्टरनेटिंग एंगल। यानी E1 के कंपोनेंट करूं तो इधर एक कंपोनेंट आएगा इसका E1 कोस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे जाएगा E1 साइन थीटा। क्या समझ में आएगा? आपको 11वीं क्लास में सिखाया गया कि कोई ऐसा वेक्टर है E1 और ये ऐसे थीटा एंगल बना रहा है, तो जिधर ये थीटा एंगल बना रहा है उधर तो इसका कोस कंपोनेंट होता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन थीटा होता है। तो यही तो किया है मैंने, ये E1 इधर आ रहा है तो इधर कौन हो गया, E1 कोस थीटा, नीचे क्या आ गया, E1 साइन थीटा, क्योंकि थीटा किसके साथ बन रहा है, इस एक्सिस के साथ बन रहा है। तो इधर की तरफ कौन होगा, E1 कोस थीटा होगा, और नीचे क्या होगा, E1 साइन थीटा। इसी तरीके से उसका भी करो, ये कौन जा रहा है आपने, E2 ऐसे ही तो जा रहा है, और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ऊपर एक ऐसे,
थीटा वाला कौन सा कहलाएगा, E2 cos थीटा, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, E2 sin थीटा। तो देखो बेटा यहां पर जो दूसरा कंपोनेंट आया E2 के कारण, इसकी वैल्यू भी कितनी है, E2 cos थीटा ही है, और ऊपर कौन जा रहा है, E2 sin थीटा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये बहुत सिंपल है हमने किया। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो दो कंपोनेंट तो देखो एक ही डायरेक्शन में, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा तो एक ही डायरेक्शन में, और एक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ कंडीशन बनी। तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि E1 और E2 ये मिटा रहा हूँ, इसका कोई यूज नहीं अभी, इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखो हमारे पास एक रिजल्ट आता है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं, इसको आप डिस्क्राइब करना चाहो तो कर सकते हो कि कंसिडर ए डाइपोल of -q + q charges in which both charges same in nature, same in magnitude and opposite in nature, and both are separated by 2d distance. And we have to find out the electric field intensity at point P, which is at equatorial line at a distance of r from the midpoint of the dipole, as shown in figure. And we also let here the electric field due to -q charge is E1. तो मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज, ये वो की वही लैंग्वेज है वहां लिखी थी जैसे। तो कितना था ये E1 कितना है, KQ, माइनस है तो भी प्लस ही लेना है, और डिस्टेंस कितनी बेटा L का स्क्वायर, L कितनी है, L है √r² + d², स्क्वायर कर दो रूट हट जाएगा, तो यानी लिख सकते हो r² + d², इक्वेशन नंबर 1। अच्छा E2 भी निकाल लो, सिमिलरली प्लस q चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E2 होगा, E2 कितना है, KQ डिस्टेंस वापस L है, देख लो यहाँ पे अरे प्लस q चार्ज के कारण पॉइंट P पे कितना फील्ड है, E2। तो कैसे निकालेंगे, इस प्लस q के कारण है ना, तो K + q और इसकी डिस्टेंस L का स्क्वायर, और L का स्क्वायर वापस क्या आ जाएगा, KQ/r² + d²। इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता चला, इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या पता चला कि E1 तो किसके बराबर है, E2 के बराबर है। देख लो ना आप, सामने ही तो है आपके, E1 किसके बराबर है, E2 के। मान लिया कि ये कितना है, E है, लेट इसका मतलब E1 sin थीटा कंपोनेंट और E2 sin थीटा कंपोनेंट तो सेम है, क्योंकि E1 E2 की वैल्यू तो सेम है, यानी E2 sin थीटा और E1 sin थीटा तो एक ही है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, मैग्नीट्यूड कैसा है, वैल्यू सेम है ना दोनों की, तो क्या कर देंगे एक दूसरे को, अरे कोई दो चीज है इस तरीके से, एक नीचे जा रही है एक ऊपर जा रही है, वैल्यू समान है, दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म। यानी ये वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं यहाँ पे। अब आपके कौन से कंपोनेंट बचे, दो ही तो कंपोनेंट बचे उधर वाले, एक तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे पॉइंट P पे, कौन से कंपोनेंट बताएंगे, ये दोनों ही बताएंगे या ये दोनों भी बताएंगे, भाई वो दोनों तो कैंसिल हो गए, तो सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बता रहा है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस at point P the vertical component of electric field E1 and E2, E1 sin theta and E2 sin theta, both are same in magnitude and opposite in direction, so they cancel out each other and we get total electric field in the direction of E1 cos theta and E2 cos theta। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मिटा दूँ ये चीज़। तो इक्वेशन 3 से हम समझ सकते हैं, ये जो आपकी इक्वेशन 3 आई है यहाँ पे, कि हम कह सकते हैं कि एट पॉइंट P टोटल फील्ड क्या है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई लाइन ना भी लिखे तो भी अंडरस्टैंड है कि टोटल फील्ड कितना होगा, ई नेट कितना होगा। तो मैं लिख सकता हूँ E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि बाकी कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 E2 दोनों सेम है, तो ये कितना आ गया बेटा 2E cos थीटा, ये भी E cos थीटा 2E cos थीटा, 2E कितना है KQ r² प्लस d², भूलो मत यही तो था। और cos थीटा कितना है पता नहीं, cos थीटा पता नहीं तो निकाल लो यहाँ से, ये थीटा है ना, थीटा है तो cos थीटा कितना हो जाए, क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में बेस कौन है? नीचे वाला ओबी। अरे बेस कितना है? ओबी है। और हाइपोटेन्यूज कौन है? पीबी। बेस ओबी कितना है? डी। और हाइपोटेन्यूज कितना है? एल। डी बाई एल। कोस थीटा की वैल्यू कितनी? डी बाई एल। तो यहां लिख दो डी। और एल कितना है? तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडरवुड। अंडरवुड नहीं लगा रहा मैं लगा रहा हूं पावर हाफ। और इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी 1, उसकी हाफ, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 1 प्लस हाफ 3/2। तो हमारे पास क्या आ गया? नेट फील्ड। मतलब इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए। डायग्राम समझ में आ गया तो बहुत आसान था। E1 E2 बराबर, दोनों कंपोनेंट वर्टिकल खत्म, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फील्ड मिल गया। किधर? E1 cos थीटा E2 cos थीटा, दोनों को लिख दिया, E की वैल्यू रख दी, cos थीटा निकाल लिया। तो हमारे पास जो आ गया E नेट 2KQ अपॉन, और ये डी भी तो है, 2KQD अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। और बेटा ध्यान से देखो, ये 2 यहाँ नहीं होना चाहिए, ये 2 तो 2 इसके साथ जाके 2D बनाना चाहिए, क्योंकि Q इंटू 2DP बन जाएगा, है ना। तो इसको ढंग से लिखो, ढंग से लिखो जमा के, Q इंटू 2D अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमारे पास कितना आ गया? ई नेट KP। फिर ध्यान से देखो, Q इंटू 2D क्यों बनाया? इस 2 को इधर क्यों लेके? क्योंकि Q इंटू 2D डाइपोल मोमेंट होता है। तो KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। कोई प्रॉब्लम? ये आ गया आपके पास में फील्ड टोटल। कहां पर? इक्वेटोरियल लाइन पर। फिर यहां पर वही वाली बात, यदि आर बहुत बड़ा है, आर बहुत बड़ा है 2D से, बेटा छोटी छोटी चीजें समझ के चलनी है। यदि आर बड़ा नहीं है तो यही लिखना है, आर बड़ा नहीं है तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। लेकिन आर बड़ा है तो डी स्क्वायर खत्म। आर बड़ा है 2D से, आर बहुत बड़ा है 2D, ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है इससे। ऐसा समझ लो कि ये 2 चार्जर, ये यहां निकालना है मेरे को, यानी ये तो आर है और ये तो बहुत छोटी है। तो उस समय ये डी स्क्वायर तो क्या हो गया? तो यहां बचेगा क्या सिर्फ? और आर स्क्वायर की पावर कितनी है? तो स्क्वायर से बाई 2 कटेगा क्या? अरे आर स्क्वायर से 3/2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? आर का क्यूब। कर सकते हैं ऐसे। तो इफ आर इज वेरी ग्रेटर देन 2D, या मैं ऐसा कह दूं कि फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। तो ई नेट बराबर हमारे पास क्या आ गया? KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। और 2 से ये स्क्वायर कैंसिल, ऐसे कर सकते हैं, कोई घबराए नहीं कि ऐसे कैसे हो रहा है। अरे पावर ही तो है, कट गई, टोटल पावर 3 आ गई। अब तो अपने पास कितना आ गया? KP अपॉन आर की पावर 3। वेक्टर में लिखना चाहते हो आप, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है? इधर। जिधर E1 cos थीटा, जिधर E2 cos थीटा, उधर ही E नेट आ रहा है। लेकिन हमारा डाइपोल मोमेंट किधर है? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के, अरे ये ऐसा से क्या, मैं ऐसे कर रहा हूं, डाइपोल मोमेंट उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो वेक्टर में लिखने में कोई जोर नहीं आ रहा कि ई वेक्टर, और यहां लिख दो इक्वेटोरियल। अब नेट क्यों लिखे? इक्वेटोरियल। तो माइनस KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब। और आपको बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि माइनस क्यों लगा है। अब बता सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका खत्म हुआ है। इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन कहीं पे भी पूछ सकता है। एक नई चीज और है कि नई एक्सियल लाइन पे, नई इक्वेटोरियल पे, बीच में कहीं पे हो तो फिर कैसे निकालो? तो वो आपके कोर्स में अभी नहीं है, तो उसको हम नहीं करते हैं अभी। तो आपके ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपकी NCERT की बुक में हैं। आज ही इस वीडियो को देखने के बाद इसको करें, और जैसे ही आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए आप समझ लें कि ये टॉपिक बहुत अच्छा हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने से पहले एक बार जितना भी आपने पढ़ लिया है अभी तक, 7-8 लेक्चर हो चुके हैं, रिवाइज करते रहें ताकि भूले नहीं। लास्ट में जाते जाते आपका ये पार्ट ऐसा हो जाना चाहिए कि इसमें से कुछ भी हमारा नहीं छूटेगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।